हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, मैं तुम्हें सबसे पहले कुछ बातें बताना चाहूँगा। दो तीन बातें अभी करेंगे और फिर हम कॉम्बिनेशंस पे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि अभी तो डे ऑल्टरनेट हमारी जो क्लासेस हो रही है, सेशन हो रहा है, मैं वीडियोस डाल रहा हूँ। आने वाले संडे में जो हमारे छुट्टियों का दिन होगा, तुम्हारे लिए तो नहीं, अगर मैं मान के चलता हूँ कि मुझे संडे को अगर छुट्टी मिलता हो तो मैं कोशिश करूँगा उसका भी यूज़ करूँ, तुम लोगों के लिए यूज़ करूँ और उसमें लाइव सेशंस में लगाऊँ। अच्छा, अभी डे ऑल्टरनेट अभी सेशंस आ रहे हैं। कभी कभी हो सकता है कि डे ऑल्टरनेट सेशंस नहीं आए, ठीक, और 2 दिनों का गैप आ जाए, तो परेशान मत होना। आगे आने वाले समय में कॉन्टिन्यूटी ये हो जाएगा, कॉन्टिन्यूटी में हम चले जाएंगे। एक्चुअली होता क्या है ना कि ये जो नवंबर दिसंबर के बाद से एग्ज़ाम, सीसैट का एग्ज़ाम का जो 2025 में एग्ज़ाम है, या कभी भी जैसे एग्ज़ाम का डेट जिस समय होता है मई में, तो बच्चे क्या होता है कि मई, नवंबर और दिसंबर से जागते हैं। उस सिचुएशन में स्टूडेंट्स भी जागते हैं और कई बार ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट्स जिससे जिससे हम एसोसिएटेड है ना, वो भी। तो पूरे साल हो नहीं पाता है। एक्चुअली सबके कंस्ट्रेंट्स हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो गलत करते हैं। हाँ, तो सबके कंस्ट्रेंट्स हैं, इतना सारा सब्जेक्ट होता है बच्चों के लिए भी, उसको उनको करना। प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की तैयारी होती है, मेंस का भी पेपर होता है, सब करना होता है। इतने कम समय में तो सभी कर नहीं सकते हैं, तो वो भी चल रहा होता है। ऊपर से सीसैट भी करना है, तो स्टूडेंट्स के ऊपर तो एक प्रेशर होता ही है। इंस्टीट्यूट्स को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनको मैनेज करने में। ये बात है, जिसकी वजह से ये एक टाइम पीरियड होता है जिस समय सीसैट की क्लासेस सभी इंस्टीट्यूट्स भी चाहते हैं ऑर्गेनाइज करना, कि इस समय कंडक्ट करवाएंगे हम, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स भी थोड़ा फोकस करना शुरू करते हैं इस टाइम पे। बट ये, अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल का क्षण होता है। इसमें होता ये है कि हमें 10-10 11-11 घंटे की ऑफलाइन क्लासेस हो जाती है। तो अगर हमें वो क्लासेस क्लासेस करना है, उसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत लेट हो जाते हैं, दिल्ली में रहते हैं, ट्रैफिक का इशू है, तो वो सारी चीज़ें मिला जुला कर ऐसा हो जाता है कि कई बार कंडक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो थोड़ा सा वेट करना, वो अपने आप आ जाएगा, तुम्हारा वीडियो टाइम पे, सेशंस तुम्हारा टाइम पे हो जाएगा। अगर मान लो एक आध दिन कोई मिस भी हो गया, तो फिर उसके नेक्स्ट डे जो है उसकी भरपाई हो जाएगी। तो इस चीज़ को थोड़ा समझना, ठीक है। बहुत चीज़ें बहुत ही माइन्यूट लेवल पे अगर देखोगे ना, तो समझ में आएंगी कि कैसे यहाँ पे फ्लक्चुएशंस होते हैं टाइमिंग्स में। अच्छा, ये तो हो गई एक बात। तो मैं बच्चों को कहता हूँ कि थोड़ी सी तैयारी करो, टाइम रहते हुए तैयारी करो। और टाइम रहने से होता है क्या कि जैसे मैं अपने ऐप पे पूरे साल भर के लिए बच्चों को इनरोल कर लेता हूँ, 6-8 महीने के लिए तो कर ही लेता हूँ। तो क्यों, कुमार मैथमेटिक्स ऐप पे, वो इसका रीज़न ही मात्र ये है, क्यों, कि मैं चाहता हूँ बच्चों को मैं इत्मीनान से पढ़ाऊँ, पहले कॉन्सेप्ट सिखाऊँ, फिर उनकी प्रैक्टिस कराऊँ, फिर और प्रैक्टिस कराऊँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊँ, टेस्ट सीरीज कराऊं। इससे क्या होता है, बच्चों को डाउट सेशंस तो लगातार चलता ही रहेगा। तो ये, इससे क्या, बच्चों को कनेक्ट करना आसान रहता है और उनको समझा पाना वन ऑन वन, उस वो क्या कर रहे हैं इस चीज को समझ पाना भी आसान होता है, जिससे कि हम उनको प्रॉपरली गाइड करें। आज एक न्यू बैच किसी ऑर्गेनाइजेशन में शुरू किया था हमने। तो मैं तुमसे शेयर करना चाहूँगा, आगे बढ़ने से पहले ये ज़रूरी है, इसको ध्यान से सुनना, ये हमारे सीसैट के लिए निहायत ही ज़रूरी चीज़ है। तो मैं कई बच्चों से मिला, न्यू बैच था, न्यू बैच में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, नए स्टूडेंट्स आते हैं। तो मुझे जो पता चला वो कहीं ना कहीं बहुत ही मुझे लगता है स्टूडेंट्स के लिए और एक एडुकेशन एडुकेशन का जो पर्पस है उसके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है। तो पता ये चला कि मेरे एक पेरेंट्स आए अपने बच्ची के साथ, स्टूडेंट्स और भी एक दो उसमें थे स्टूडेंट्स। उन उन लोगों का सबका ये कहना था कि कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को मिसगाइड करते हैं, और यूसी सैट को लेकर। तो ये ध्यान से सुनने वाली बात है, वो मिसगाइड करते हैं सी सैट को लेकर। कहने का मतलब उनका ये होता है कि सी सैट का इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है, इसीलिए जनरल स्टडीज़ की क्लासेस कर लो, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना बेटा। मैं तुमको कहना चाहूंगा, ऐसे जो इंस्टीट्यूट्स हैं ना, जो ये कह रहे हैं सीसैट का इंपॉर्टेंस नहीं है और जनरल स्टडीज की क्लासेस कर लो, तो उनसे थोड़ा बचना, ये मिसलीडिंग है, ठीक है। मैं सभी बच्चों को कहता हूं, और यही रीजन है कि बच्चों को पता नहीं चलता है कि नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में हम कब सीसैट की तैयारी करें। तो बेटा देखो, सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए सीसैट भी उतना ही जरूरी है जितना जनरल स्टडीज जरूरी है। क्योंकि अगर आप सीसैट में फेल हो जाओगे तो आप हो जाओगे,
है ना। आप बाहर ही निकल गए, आप कितनी भी जनरल स्टडीज की तैयारी करोगे क्या ही फर्क पड़ेगा। तो पिछले दिनों जो सीसैट का जो पेपर्स आया करता था, थोड़ा सा उसका लेवल कम हुआ था। मीन्स 2014 से 18-19 तक मैं कहूंगा कि वो एवरेज स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, क्वेश्चंस कर पाते थे स्टूडेंट्स। बट उसके बाद जब लेवल ऑफ एग्जाम्स अपग्रेड हुआ, मतलब यूपीएससी हैज टू मेंटेन इट्स ओन स्टैंडर्ड्स, तो अगर वो जब से अपग्रेड हुआ है ना लेवल ऑफ एग्जाम, उस समय से कई ऐसे स्टूडेंट जिनका अच्छा भी है ना एकेडमिक बैकग्राउंड, मैथ्स है या कोई और भी जैसे कॉमर्स है या ऐसी चीजें जो मैथ चीजें वो उन्होंने ली है जिसमें मैथ्स वगैरह पढ़ते आए हों, उन लोगों के भी कॉल्स आए हैं मुझे कि वो भी सीसैट में फेल हो गए हैं। इसका मतलब यूपीएससी की रिक्वायरमेंट कुछ और है, क्रिटिकल थिंकिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो सीसैट का जो एप्टीट्यूड पेपर है वो यूपीएससी ऐसे आपको प्रोड्यूस करके नहीं देगी, कहीं ना कहीं उनको एक स्टैंडर्ड चाहिए, वो अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे। कभी कभी हो सकता है कि एग्जाम का लेवल थोड़ा कम आपको लगे, कभी हो सकता है कि मीडियम रेंज में, कभी हो सकता है बहुत हाई लेवल लगे, तो वो तो अपना उनका चॉइस है कि वो कैसा बना कर देना चाहते हैं पेपर, ठीक है। लेकिन हमें हमेशा तैयारी करनी पड़ेगी ये बात सोचकर कि वी आर गोइंग देयर, वी आर गोइंग टू अपीयर इन वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कहने से बेटर है वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट टफेस्ट एग्जाम्स। तो आप इस तरह से बहुत हल्के में लेकर नहीं जा सकते हैं, है ना। तो कई बार बच्चे के एडमिशन्स हो जाए और वो बच्चा किसी तरह प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए या मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए वो एडमिशन ले ले और जीएस की तैयारी करते रहे, और सीसैट के लिए अगर वो ऐसा बोलते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट अगर ऐसा बोलता है कि ये सीसैट का पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है और इसमें हम लोग इजीली कर लेंगे एक आध महीने में, तो बिल्कुल मिसगाइडेड मत हो बेटा। सीसैट का पेपर बहुत 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 ज़रूरी है। अगर आपने ठीक से उसको नहीं किया तो आप सीसैट के पेपर में 33.33% मार्क्स भी नहीं ला पाओगे, आप फेल हो जाओगे, ठीक है। फेल हो जाओगे तो आपका कितना भी अच्छा जीएस की तैयारी कितनी भी आपने की हुई है तो किसका क्या ही फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रीलिम्स कट की जब तैयारी कर रहे होते हो तो इंश्योर करो कि जीएस की तैयारी के साथ साथ सीसैट की भी तैयारी आपकी अच्छी जा रही हो, क्योंकि 33.33% कहने का की बात होती है, आसान नहीं होता है कई बार अगर उन्होंने स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को फॉर्म करना क्रिएट करना शुरू किया तो, है ना। अगर जैसे कि कोई भी तुम कैट का एग्जाम देख लो या कोई और ऐसा एग्जाम देख लो, परसेंटाइल तुम्हारा 100 ही क्यों ना हो, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिलेगा ना तो ओवरऑल परसेंटेज में हो सकता है तुम 33-35% भी क्रॉस ना कर पाओ, 35% मार्क्स भी नहीं ला पाओगे तुम, ठीक है। ऐसा होता है ना इस तरह के पेपर में। तो सोचो जब कैट में हो सकता है तो यूपीएससी भी ऐसा कर सकती है कि 33.33% मार्क्स के लिए भी तुमको रुला देगी, ऐसा भी हो सकता है। तो इतना तुम ये अपने आप कॉन्फिडेंस में रहना सही है, ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना, थोड़ी अपनी अकल लगाना, उनकी बातों को सुनो, करो वो जो तुम्हें सही लगता है, टाइम पे तैयारी करो। मेंस की तैयारी करके क्या फायदा होगा जब मेंस का एग्जाम तुमको लिखने को मिलेगा ही नहीं। प्रीलिम्स में भी पूरी जीएस की तैयारी कर लो और सीसैट में फेल ही हो रहे हो तो तुम्हें आगे तो कुछ मिलने वाला है ही नहीं, ठीक है। एग्जाम आगे क्या ही लिखोगे। तो सबसे पहले एक स्ट्रैटेजिकली तैयारी करो, सीसैट की तैयारी करो, साथ ही साथ प्रीलिम्स के जीएस की तैयारी करो, पेपर में एकदम बैलेंस बना के चलो, फिर मेंस की भी तैयारी करते रहो, जो जैसे हो ना बैलेंस स्टेटमेंट चलो, ठीक है। तो ये जो भी इंस्टीट्यूट मिसलीडिंग इंफॉर्मेशंस देते हैं, मिसगाइड करते हैं, मैं उनको कंडेम करता हूं, उनकी कड़ी निंदा करता हूं, और तुम लोगों को मैं बताता हूं थोड़ा सा सतर्क रहो, इस तरीके से चीज़ों को मत अपने ऊपर हावी होने दो। कोई भी आकर कुछ भी बता देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उस चीज़ पे थोड़ा दिमाग लगाए ही नहीं। एप्टीट्यूड का ये मतलब भी यही होता है, उन्होंने एप्टीट्यूड जो यहाँ हमारे एग्जाम में दिया है ना, इसलिए दिया है ताकि हम डिसीजन मेकिंग भी बेटर वे में कर सके, फास्ट कर सके, हमारी थिंकिंग कहीं ना कहीं इंप्रूव हो। और दूसरे की बात अगर रैंडम मान लिया तो क्या ही थिंकिंग इंप्रूव किया हमने अपना, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना इस बात को, सीसैट की भी तैयारी करते रहो, अपने हिसाब से ही करो। पर वीक अगर आपको डेली बेसिस पे नहीं होता है कोई बात नहीं है, पर वीक एक टाइम फिक्स कर लो, इतनी प्रैक्टिस करने की जरूरत है और वो प्रैक्टिस करो। इसको ऐसे नहीं जाने दो कि जैसे अच्छा हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप फेल हो सकते हो, ठीक है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सतर्क कर रहा हूं, ठीक है। चलो अब इस पे हम लोग बातें बाद में भी करेंगे, अभी के समय में जो बात है, हाँ चलते हैं कॉम्बिनेशंस पे। और इस टॉपिक में आगे बहुत सारी चीजें आएंगे, रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशंस भी आएंगे और भी तरह तरह के क्वेश्चंस आएंगे। और
जैसा कि मैंने कहा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह शॉर्ट्स के फॉर्म में भी मैं देने की कोशिश करूंगा, तो जितने कंटेंट्स हो सकता है ना मैं प्रोवाइड करूंगा। चलो बेटा शुरुआत करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन से कि इस पोर्शन से। हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 12 पॉइंट्स इन विच 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर। 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर, है ना। तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। मतलब अगर 5 पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में हो जाए तो आप कहते हो कि वो कोलिनियर है। थोड़ा सा आप ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर आपको ट्रायंगल्स बनाना है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास 12 बिंदुएं हैं, 12 पॉइंट्स हैं, जिसमें से 5 पॉइंट्स एक ही लाइंस पे है, एक ही रेखा में है, एक रेखीय भी कहते हैं हिंदी में इसको, तो कोलिनियर है। तो आप उससे कितने ट्रायंगल्स बना पाओगे? तो एक बात तो कंफर्म है कि अगर आपको ट्रायंगल्स बनाना है ना, तो ट्रायंगल्स बनाने के लिए 3 पॉइंट्स की जरूरत होती है। आपके पास जितने भी पॉइंट्स हो, ठीक है, 3 पॉइंट्स को आप कनेक्ट करोगे तो एक ट्रायंगल बनेगा। इतनी बातें हम लोग जानते हैं। सो हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर? सपोज देयर आर 12 पॉइंट्स इन अ प्लेन, and if there are 12 points in a plane and we need to form triangles, so definitely 3 points will be taken at one time to form one triangle, right? 3 points will be taken at one time to form one triangle. So 12 C3 points will be taken. 12 C3 points will be taken here to form total number of triangles from given 12 points. हाँ, 3 पॉइंट्स उठाया, ठीक है, टोटल 12 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स उठाया होगा हमने, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मिल गया, ठीक है, 12C3। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है, यहां पे बताया गया है कि 12C3 तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होगा ही होगा, लेकिन यहां एक बात ये बताया गया है कि इन 12 पॉइंट्स में 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कोलिनियर हैं, जो स्ट्रेट लाइंस में हैं। तो 5 पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं और स्ट्रेट लाइंस में हैं, तो इसका मतलब क्या होता है समझते हो? इसका मतलब ये होता है कि ये जो 5 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है वो कोई ट्रायंगल्स तो नहीं बनाएंगे ना। कहने का मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं तुम्हें देता हूं, ठीक है। 12 पॉइंट्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 7 तक कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 तक कर दो, फिर देखो 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 पॉइंट्स हमने कर दिया। अभी कोई भी 3 पॉइंट्स को मैं कनेक्ट करूंगा, लाइक ये 2 कनेक्ट किया, एक ट्रायंगल बना, ठीक है, ये 3 कनेक्ट किया, एक ट्रायंगल, दीज 3 विल मेक अनदर ट्रायंगल, इस तरह से ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें से ये जो पॉइंट्स है ना बच्चे, ये जो पॉइंट्स है ना, ये सारे पॉइंट्स 5 पॉइंट्स, ये कोलिनियर हैं, ये एक लाइन पे है, ठीक है। अगर हमने ऐसा किया कि यहां से एक पॉइंट उठाया और बाकी नॉन कोलिनियर पॉइंट से इनको कनेक्ट किया तो ट्रायंगल्स बनेंगे। यहां से नॉन कोलिनियर पॉइंट से कनेक्ट किया, ट्रायंगल्स बनेंगे। यहां से कनेक्ट किया तो वी कैन फॉर्म ट्रायंगल्स, राइट। बट एक चीज तुम देखो कि यहां से 2 पॉइंट उठाया और तीसरे पॉइंट को कनेक्ट किया, इट विल फॉर्म ट्रायंगल। बट अगर हम इसमें तीनों के तीनों पॉइंट्स अगर ले लेते हैं तो विल दे मेक ट्रायंगल? समझने वाली बात यह है कि आप यहां जब फॉर्म करोगे ना ट्रायंगल, हाँ, तो इसमें से एक पॉइंट उठाओ और बाकी 2 पॉइंट इन 7 पॉइंट में से कोई सा भी ले लो, हाँ, यू कैन फॉर्म ट्रायंगल। यहां से एक पॉइंट उठाया और सातों के सातों में से किसी को भी कनेक्ट करोगे ना, कोई भी 2 और पॉइंट्स उठाओगे तो दैट विल फॉर्म ट्रायंगल। उसी तरह यहां से अगर ये पॉइंट लेते हैं और नीचे के सातों कोई अगर पॉइंट्स उठा लेते हैं तो दैट विल फॉर्म ट्रायंगल। अच्छा, ऐसा ही नहीं होता है, ऐसे भी हो सकता है कि अगर हम एक पॉइंट ये लेते हैं और इसी लाइन पे ये दूसरा पॉइंट लेते हैं और नीचे के सातों में से कोई भी एक को कनेक्ट करेंगे, दैट विल फॉर्म ट्रायंगल, है ना। तो इस स्ट्रेट लाइन में जितने भी पॉइंट्स हैं ना गाइस, इस स्ट्रेट लाइन में जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें मैक्सिमम 2 पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं, उनमें मैक्सिमम 2 पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनको तुम यहां से लोगे, बट तीसरा जो पॉइंट होगा वो सेम लाइन का पॉइंट आप नहीं ले सकते हैं, आपको लेना पड़ेगा बाकी जो बचे हुए रिमेनिंग 7 पॉइंट्स हैं उनमें से। क्योंकि अगर आप एक ही लाइन के 3 पॉइंट्स ले लोगे तो 3 पॉइंट से ट्रायंगल यहां तो बन नहीं पाएगा, यहां तो एक लाइन केवल बना रह जाएगा, दैट विल बी अ लाइन,
ठीक है, अगर एक ही लाइन के ये तीनों पॉइंट लोगे तो ये ट्रायंगल तो बना नहीं सकता है। एक ही लाइन के ये तीनों पॉइंट्स लेंगे तो भी ट्रायंगल नहीं बना सकता है। एक ही लाइन के ये पॉइंट और ये पॉइंट लेंगे तो भी ट्रायंगल नहीं बना सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इन 5 पॉइंट्स में से, अगर हम इन 5 पॉइंट्स में से कोई भी तीन तीन पॉइंट लेंगे, आइदर these 3 और these 3 और these 3 और these 3 और these 3, this is how we can take 3 points out of 5 points to make triangles, right? तो यहां पे अगर मैं इनको लूंगा, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, ये कोई ट्रायंगल नहीं बना सकता है। उसी तरह 1 पॉइंट 2 पॉइंट ये वाला तीसरा लूंगा, ये भी ट्रायंगल नहीं बना सकता है ना। तो इसमें यहां जो सोचने वाली बात ये है कि वो सारे पॉइंट्स जो कि स्ट्रेट लाइन में है, वो सारे पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन में है वो ट्रायंगल्स नहीं बना सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर स्ट्रेट लाइन के 3 पॉइंट्स को आप उठाओगे तो ट्रायंगल्स नहीं बन सकता है। स्ट्रेट लाइन के मैक्सिमम 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट्स उठाओ और नीचे के किसी भी पॉइंट को कनेक्ट करो, नीचे कहने का मतलब बाकी नॉन कॉलिनियर किसी भी पॉइंट को कनेक्ट करोगे तो आप ट्रायंगल्स बना सकते हो, है ना। लेकिन कोलिनियर जो 5 पॉइंट्स हैं उनमें अगर 3 पॉइंट्स, कोई भी 3 पॉइंट्स अगर आप उठा लेते हैं तो दे विल नेवर मेक ट्रायंगल, राइट। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखोगे ना बेटा तो तुम्हें समझ में आएगा कि जब टोटल 12 पॉइंट्स थे और 12 में सारे पॉइंट्स को तुमने 12 पॉइंट्स को उठाया और 3 पॉइंट्स उठाना शुरू किया, तो 3 पॉइंट्स को यूज करके हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड ओवरऑल? 12C3। तो 12C3 ट्रायंगल्स, बट ये 12C3 ट्रायंगल्स तब बनता जब ये 12 पॉइंट्स के 12 पॉइंट्स सभी नॉन कोलिनियर होते, मतलब कोलिनियर नहीं होता कोई उसमें, सारे के सारे नॉन कोलिनियर होते, एक रेखा में एक लाइन में नहीं होते। 12 के 12 पॉइंट्स अगर नॉन कोलिनियर होते तो 12C3 पॉइंट्स बनता, राइट, ट्रायंगल्स बनता। लेकिन उनमें 5 पॉइंट्स ऐसा है जो ऑलरेडी कोलिनियर है और इसीलिए ये 5 पॉइंट्स में जब भी आप 3 कोई भी पॉइंट्स को उठाएंगे वो ट्रायंगल्स तो नहीं बनाएंगे, और वो ट्रायंगल्स नहीं बनाएंगे, लेकिन जब हम 12C3 लिखेंगे तो इसमें वो भी ट्रायंगल्स आ गया जो ये नहीं बना सकते हैं। मतलब 5 पॉइंट्स, 12 के 12 पॉइंट्स को अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब मैंने ये 5 पॉइंट्स भी ले लिया और इन 5 पॉइंट्स से बनने वाले जो 3 पॉइंट से बनने वाले जो ट्रायंगल्स होते हैं उनको भी मैंने इंक्लूड कर लिया। मैंने इसको माना कि यहाँ पे ये 5 पॉइंट जो कोलिनियर है, हाँ, वो भी ट्रायंगल्स बना रहे हैं, उनके भी 3 पॉइंट्स को लेकर ट्रायंगल बन रहा है, बनाया जा रहा है। ठीक है, नॉट पॉसिबल। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि 12C3 टोटल जितने ट्रायंगल्स बन सकते थे वो बन गए। अब वो कितने बन सकते थे जब नॉन कोलिनियर होता, तो टोटल कितने ट्रायंगल्स बन सकते थे वो ऑलरेडी हमने देख लिया। अब 5 पॉइंट्स से कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं, 5 पॉइंट्स से कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं वो हमें देखना पड़ेगा कि वो है टोटल 5C3। 5 पॉइंट से बनने वाले टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे 5C3। ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल्स हैं, अगर ये 5 कोलिनियर नहीं होता, 5 अगर कोलिनियर नहीं होता तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो इस 5 पॉइंट से बन सकते होंगे वो होंगे 5C3। ठीक है, बट कोलिनियर होने की वजह से ये नहीं बना सकते हैं। लेकिन 12C3 में इसमें जितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे, इसमें ये 5C3 दैट मींस 5 नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनने वाले जो ट्रायंगल्स हैं वो भी इंक्लूड हो गया होगा। बट ये 5 तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है नहीं, ये तो कोलिनियर है। इसका मतलब इसमें जितने भी ट्रायंगल्स बने, इसमें से अगर हम उन ट्रायंगल्स को माइनस कर दे जो ट्रायंगल कभी बने ही नहीं थे, क्योंकि ये 5 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर नहीं थे, तो जाकर यहां पे जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आएगा ना, वो ट्रायंगल्स होंगे जो 12 पॉइंट से बनेंगे, बट जिनमें 5 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनना कि टोटल 12C3 में वो भी आ गया, वो 5 पॉइंट्स भी आ गया जिससे ट्रायंगल तो बनता नहीं, लेकिन यहां पे
12 लिख देने से उनसे भी ट्रायंगल्स बनने लगा है, क्योंकि यहाँ 12 का मतलब हो रहा है कि हमने सबको मान लिया है कि नॉन कोलिनियर है। बट वो 5 पॉइंट्स तो नॉन कोलिनियर नहीं थे ना, तो मैंने ये देखा कि अगर 5 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर नहीं होते तो कितने ट्रायंगल्स बनाते, तो बनाते 5C3। तो मैंने टोटल में से इन 5 पॉइंट से जो ट्रायंगल्स बनने वाले, टोटल बनने वाले ट्रायंगल्स थे, जैसे ही मैंने सब्ट्रैक्ट किया ना, मुझे आंसर मिल गया। तो मैं 12C3 को सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 3 इज 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इधर हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 इज 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब ये 9 फैक्टोरियल है, तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 12, क्योंकि 9 फैक्टोरियल ऑलरेडी यहाँ पहले से ही होता है, तो बार बार लिखेंगे नहीं, अब हम डायरेक्ट लिख देंगे 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 3 2 1। ठीक है, उसी तरह 5 फैक्टोरियल है ना यहाँ पे, और नीचे में 3 फैक्टोरियल, तो 3 के आगे क्या होता है 4 इंटू 5, तो नीचे जो 3 फैक्टोरियल है वो तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, और 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये हो गया 3 2 6 2 12, तो ये 10 इंटू 2 20 इंटू 11, 220 ट्रायंगल्स बने होंगे 12C3 से, जिनमें से 10 ट्रायंगल्स ऐसे थे जो बन ही नहीं सकते थे लेकिन उनमें इंक्लूड हो गए। ठीक है, मतलब 5 कोलिनियर पॉइंट से पे जो 3 पॉइंट्स हम सेलेक्ट कर रहे थे ना, उससे तो ट्रायंगल बन ही नहीं सकता था, वो भी उसमें इंक्लूड हो गया। तो जैसे ही मैंने सब्ट्रैक्ट किया ना, तो ये हो गया 110। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो यहाँ पे बनेगा वो होगा 200 ये होगा 210 टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो इस तरह से बनता है। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं पता है, वो 12 में से 5 माइनस कर देते हैं, 7C3 कर देते हैं। तो बेटा 12 में से 5 माइनस कर दोगे तो एक बात बताओ 7C3, तो इसका मतलब तुम कहना चाहते हो कि ये जो 7 पॉइंट्स है ना 1 2 3 4 5 6 7, यही केवल ट्रायंगल बना रहे हैं, तुम ये कहना चाहते हो कि यही केवल ट्रायंगल्स बना रहे हैं। ठीक है, बट ऐसा थोड़ी है, ये 5 पॉइंट्स भी तो ट्रायंगल बना रहे हैं। हाँ, ये 5 पॉइंट 3 पॉइंट्स को मिलाकर नहीं बना रहे हैं, लेकिन इनमें अगर एक एक पॉइंट से तो बन रहा है ना। इस पॉइंट को अगर इस पॉइंट से कनेक्ट किया, यहां से एक उठाया और यहां मतलब यहां से 2 उठाया और यहां से एक उठाया, तो पॉइंट्स ट्रायंगल बना रहा है ना। ये मतलब ये जो कॉलिनियर पॉइंट्स हैं वो ट्रायंगल्स बना रहे हैं ना। अच्छा, मान लो कि यहां से एक उठाया और यहां से 2 उठा लिया, ठीक है 2 उठा लिया, तो भी ट्रायंगल्स बन रहा है ना। तो ऐसा नहीं है कि इन 5 पॉइंट से ट्रायंगल नहीं बन रहा है, ये कहना चाह रहे हैं कि इन 5 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट इन्हीं से उठाकर ट्रायंगल बना रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है। 2 पॉइंट्स तक तो निकाल सकते हैं, एक पॉइंट यहां से उठाया, बाकी 7 पॉइंट में से कोई 2 पॉइंट उठा लो, या फिर 2 पॉइंट यहां से उठाया, ये 2 या फिर ये 2, है ना, ये 2 या फिर ये 2, कोई सा भी 2 पॉइंट उठा के नीचे वाला एक पॉइंट निकाल लो, तुम ट्रायंगल बना सकते हो। लेकिन 3 पॉइंट से तुम ट्रायंगल नहीं बना सकते हो, चूंकि मैंने यहां पे लिया था, ठीक है 12C3, उसमें वो भी आ गया था, इसीलिए हमने उसको सब्ट्रैक्ट किया और आंसर आ गया, है ना। थोड़ा मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया, मुझे लगता है कि चीजें समझ गए होगे तुम, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलो, अब इसमें एक तरह का क्वेश्चन ये भी आता है, जैसे मान लो कि देयर आर मान लो कि, समझाता हूं तुम्हें क्वेश्चन, कि देयर आर 5 हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड 5 वर्टिकल लाइंस, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कैन बी फॉर्म्ड। हाँ, हाउ मेनी रेक्टेंगल, 5, देयर आर 5 हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड कितने 5, एंड वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस कितने 5, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कैन बी फॉर्म्ड। देखो बेटा, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ, तुम बस इतना समझो, इतना समझो कि जब तुमसे पूछता है ना हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कैन बी फॉर्म्ड, तो इसका मतलब रेक्टेंगल के लिए लेंथ चाहिए, ब्रेथ चाहिए, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होगा ना, तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा। मतलब एक तरफ वर्टिकल लाइन चाहिए, दूसरे 2 वर्टिकल लाइंस चाहिए आपको, ठीक है, और दो हॉरिजॉन्टल लाइंस चाहिए, है ना। रेक्टेंगल के लिए 2 वर्टिकल लाइंस, ठीक है, और 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस, अपने आप रेक्टेंगल बन जाएगा, है ना। तो इसका मतलब
इसका मतलब दो इस तरफ से पॉइंट चाहिए हमें, ठीक है, और मतलब दो पॉइंट्स यहां से लूंगा तो एक लाइन बनेगा, और दो पॉइंट्स इस तरह से अगर लिया जाए तो यहाँ पे एक लाइन बनेगा। और अगर हम चार पॉइंट्स ऐसे उठाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें चार लाइंस यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। वैसे तो बनेगा 6 लाइंस, क्योंकि ये और ये बने, वो मैं आगे आगे आता हूँ, लेकिन इसमें तुमको ये देखना है कि कितने लेंथ्स बनेंगे, कितने ब्रेथ्स होंगे, ठीक है। अब मैं समझा देता हूँ इसका क्या मतलब होता है। कहने का मतलब ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी आपको ज़रूरत है और वर्टिकल लाइंस आपको कितनी ज़रूरत है, और जब आप उसको अरेंज करेंगे तो आप कितने रेक्टेंगल्स बना सकते हो। तो तुम्हें ये चीज़ देखना है कि तुम्हारे पास पॉइंट्स कितने हैं, ठीक है। 5 हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स एंड 5 वर्टिकल पॉइंट्स। इसको मैं ऐसे भी बोल दूं कि इफ वी हैव 5 horizontal points and 5 vertical points, how many triangles can be formed, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में तुमको ट्रायंगल्स कह रहा हूं मैं, एरर, माय मिस्टेक, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कैन बी फॉर्म्ड। तो मैं इसमें क्या करूंगा पता है, ऐसे करूंगा, देखो 1, ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये रीजनिंग में भी पूछता है तुमसे। 2, और इसी का फॉर्मूला तुम्हारे सामने रीजनिंग में वैसे काउंटिंग ऑफ फिगर में आता है ये, ठीक है, और इसी का फॉर्मूला तुम्हारे सामने रखा जाता है। ये आता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, ठीक है। ये चीज समझ जाओ, जो फॉर्मूला तुम पढ़ते हो ना, सो देर आर सो मेनी फॉर्मूले दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम, ऑब्टेन्ड फ्रॉम परमुटेशन कॉम्बिनेशंस, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, चलो कोई बात नहीं, कर लो मैनेज, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा तो एक, ठीक है, दो, तीन, चार, एंड फाइनली 5, ठीक है। मान लो कि इस तरह से तुमको बना हुआ है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, है ना बेटा बच्चे। अब तुमको देखना पड़ेगा कि एक ही तरफ से देखो, ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, ऐसे है, ठीक है। तो जब भी हम कोई भी रेक्टेंगल यहाँ पे देखेंगे बनते हुए, तो रेक्टेंगल कुछ ऐसे बन रहा होगा, ठीक है। ये ऐसे, यहाँ से एक लेंथ उठाया, यहाँ से एक ब्रेथ उठाया, ठीक है। तो एक लेंथ, एक ब्रेथ, और इसी तरह से यहाँ पे पॉइंट्स बना रहा होगा। तो कहने का मतलब दो तरह के लेंथ और दो तरह के ब्रेथ मिलके एक रेक्टेंगल बना रहे होंगे। उसी तरह अगर मैं इन दो पॉइंट्स को चूज करूं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो ये पॉइंट एक लेंथ बना रहा है, ठीक है, और ये दोनों पॉइंट एक ब्रेथ बना रहा है, ठीक है। तो ये दूसरा रेक्टेंगल, दैट मीन्स दिस इज वन रेक्टेंगल, दिस इज सेकेंड रेक्टेंगल, दिस इज थर्ड रेक्टेंगल। ऐसे करके रेक्टेंगल्स बनता रहेगा। कब? जब दो दो पॉइंट्स से, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि 2 पॉइंट्स को यूज करके, 2 पॉइंट्स एट अ टाइम यूज करके कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रहे हैं। तो 2 पॉइंट्स को यूज करके कितने हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइक ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये तीसरा हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, जब दो दो पॉइंट्स को यूज करेंगे। उसी तरह कितने वर्टिकल लाइंस हमें मिल जाएंगे दो दो पॉइंट्स को यूज करके। तो मेरे पास दो दो पॉइंट्स को यूज करके जितने हॉरिजॉन्टल लाइंस मिल जाएंगे, जितने वर्टिकल लाइंस मिल जाएंगे, मैं उन्हीं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को अरेंज करूंगा तो ही तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बनेगा, उसी में नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बनता है। तो ऐसे सिचुएशन में तुमको क्या देखना पड़ेगा कि अगर मेरे पास यहां पर यहां पर 1 2 3 4 5 हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स हैं, तो मैं 5 लिखूंगा, यहाँ पे टोटल n लिखूंगा 5, और दो दो पॉइंट्स को, लाइक मान लो ये दो पॉइंट्स उठाया तो एक लाइन बना, या फिर ये दो पॉइंट्स उठाया दो लाइन बना, या तो ये पॉइंट और ये पॉइंट उठाया तो भी एक लाइन बना, है ना। ऐसे करके कोई भी दो पॉइंट, लाइक ये वाला और ये वाला पॉइंट उठाया तो भी एक लाइन बना, है ना। तो दो दो पॉइंट्स को उठाओगे तो लाइन, कितने लाइंस बन सकते हैं इफ वी हैव 5 हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स। तो इफ वी हैव 5 हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स, टेक means taking 2 points at a time, how many horizontal lines we can frame here? 5c2, ठीक है। उसी तरह ये horizontal lines हमें लेंथ के लिए हो गया, ठीक है। ये इस लाइन का यूज हम करेंगे लेंथ बनाने के लिए, माने हॉरिजॉन्टल मींस रेक्टेंगल के लेंथ्स को यूज बनाने के लिए, ठीक। उसी तरह जब मैं वर्टिकल लाइंस की बात करूंगा तो वर्टिकल पॉइंट्स में भी तो वही है, 1 2 3 4 5, ठीक है।
अगर मान लो ये 4 होता तो मैं यहाँ करता 4c2। अगर यहाँ पे 5 है तो मैं क्या करूंगा 5c2। तो वर्टिकल लाइंस में भी 2 पॉइंट्स को लेके कितने लाइंस बनेंगे, तो 5c2। तो यहाँ पे लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए 5c2, ब्रेथ को रिप्रेजेंट करने के लिए 5c2, और जैसे ही दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स अपने आप फ्रेम हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 इज 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सेम चीज हो गया ना, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। चलो एक सॉल्व कर लो। जैसे ये हो गया 4 इंटू 5, अभी अभी तो सॉल्व कर ही लिया था तुमने ये, 2 2 जा 4, तो ये 10 आ गया। तो उसी तरह ये भी 10 होगा। तो 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 दैट इज 100। सो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन दिस केस विल बी 100। अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने बन सकते हैं इसमें। और यही तुमको रीजनिंग में सिखाया जाता है ऐसे करके कि तुम ऐसे लिख लो 1 2 3 4 और हॉरिजॉन्टली ऐड कर दो 10 आ गए, 1 2 3 4 वर्टिकली ऐड कर दो 10 आ गए। तो ये वाले नंबर ऐड करोगे तो 10, ये वाले ऐड करोगे तो 10, और 10 को मल्टीप्लाई कर दो और ये होता है 100। ये तुमको लॉजिकल रीजनिंग में सिखाया जाता है। काउंटिंग ऑफ फिगर्स एक टॉपिक होता है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, जिसमें तुमको रेक्टेंगल निकालना सिखाया जाता है। ठीक है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स में रेक्टेंगल निकालना सिखाया जाता है। और ये कैसे आता है, तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, ये परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर से तुमको सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। ये चीज समझ गए। अच्छा, अब ध्यान से सुनना। मैं यहां पे एक ट्रायंगल बना रहा हूं, ठीक है, ठीक है। यहां पे एक रेक्टेंगल बनाता हूं या कोई क्वाड्रिलेटरल बनाता हूं, ठीक है। उसके बाद यहां पे एक पेंटागन रख लो, ठीक है, पेंटागन रख लो। एक चीज नोटिस करो बेटा ध्यान से, ये सभी ना ये पॉलीगन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऑल दीज फिगर्स आर पॉलीगन्स। पॉलीगन्स मतलब पॉली मीन्स मोर देन 2 इन नंबर्स। हाँ, मोर देन 2 इन नंबर्स, ठीक है, एंड गॉन्स साइड्स, राइट। सो फिगर रिप्रेजेंटिंग मोर देन 2 साइड्स विल बी नोन एज पॉलीगन्स। अब जैसे मैं देखता हूं ये जो फिगर है, हाँ, इसमें 3 साइड्स हैं, ये ट्रायंगल्स कहलाया। अच्छा, यहां तो तुम एक चीज नोटिस करोगे कि अगर तुम्हें 3 पॉइंट्स दिया जाए तो 3 पॉइंट से तुम कौन सा फिगर बनाओगे, तो 3 पॉइंट से तुम बनाओगे, 3 पॉइंट से तुम ट्रायंगल्स बना रहे हो सपोज, ठीक है। 3 पॉइंट से तुम 3 साइड्स बना लोगे और उससे तुम यहाँ पे ट्रायंगल्स बनाते हो। तो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट, हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो 3 पॉइंट से तुमने एक ट्रायंगल बनाया। तो यहाँ पे इफ देयर वर टोटल 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट से तुमने ट्रायंगल तो बनाया 3C3 वेज में, ठीक है, बट दैट मीन्स 1 ट्रायंगल बनाया। बट इसके लिए तुमको चाहिए थे कितने, टोटल 3 डिफरेंट लाइंस। और 3 डिफरेंट लाइंस कैसे बनते हैं, तो तुम्हें पता है कि 2 पॉइंट्स को यूज करके तुम्हें एक लाइन बनता है। जैसे ये और ये पॉइंट यूज किया तो एक लाइन, ये और ये पॉइंट यूज किया तो दूसरा लाइन, ये और ये पॉइंट यूज किया तो तीसरा। तो मतलब ये कि अगर मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं और 3 पॉइंट्स में मैं 2 पॉइंट्स को उठाऊंगा, तो हाउ मेनी लाइंस आई कैन मेक हियर, सो आई कैन मेक 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2, 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल दैट इज 3। तो 3 टोटल लाइंस होंगे, और इन 3 टोटल लाइंस को 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन को अगर मैं अरेंज करूंगा तो ओनली 1 ट्रायंगल विल बी फॉर्म्ड। ऐसा ही होता है, ठीक है। अब मेरे पास यहां पे है 4 पॉइंट्स, 1 2 3 4, देयर आर 4 पॉइंट्स। अब मैं इस 4 पॉइंट्स को यूज करके कितने लाइंस बना सकता हूं, तो 4 पॉइंट्स को यूज करके मैं यहां पे टोटल जो लाइंस बना सकता हूं 4C2। कैसे, 2 पॉइंट से लाइन बनेगा, 1 पॉइंट 2 पॉइंट ऐसे बन रहा है। तो कितने बन सकते हैं, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 इज 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल। तो मान लो ये 24 है और नीचे में 4 है, तो टोटल कितने लाइंस बनेंगे, 6 लाइंस।
सो देर आर टोटल 6 लाइन्स. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे 6 लाइन्स हैं, तो 2 लाइन्स ये हो गए, ओहो 2 पॉइंट्स ये हो गए 1 लाइन, 2 पॉइंट्स में 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, बट यहाँ पे 2 more lines are remaining here. So 1 this line, 1 this line. So 1 2 3 4, then 5, then 6. Total 6 lines we have made. So in this situation you can see here, if there were 6 lines, in these 6 lines, 4 lines are sides of quadrilateral. So when you do have 4 points, तुम्हारे पास 4 points थे ना, when you do have 4 points, so you have seen there are total 4 sides taken as the sides of quadrilateral, and 2 remaining sides are now considered as diagonals of that quadrilateral. अब यहाँ पे diagonal नहीं था, यहाँ डायगोनल बन ही नहीं सकता था, क्योंकि 3 पॉइंट से एक ही ट्रायंगल बन सकता है, और एक ही ट्रायंगल में 2 कॉर्नर्स कनेक्ट ही नहीं हो सकता है, तो डायगोनल बनने का कोई मतलब ही नहीं बनता है यहाँ पे, है ना. तो 3 पॉइंट्स में 2 पॉइंट को यूज किया, तो 3 ही साइड्स मिले थे, ठीक है, 3 ही साइड्स मिले थे, और इसीलिए 3 साइड्स को कनेक्ट किया तो एक ट्रायंगल मिला. लेकिन जब मैंने 4 पॉइंट्स में 2 पॉइंट्स को कनेक्ट किया, तो हमारे पास 6 साइड्स मिला, और 6 साइड्स में 4 साइड्स तो ऐसे हैं जो साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैं, और 2 लाइंस ऐसे हैं जो डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैं, ठीक है. उसी तरह अगर मैं यहाँ पे पेंटागन की बात करूं, ठीक है, पेंटागन की, तो 5c2 अगर मैं करूंगा, तो देखो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 4 इंटू 5 मतलब वही हो गया 10 हो गया. तो यहाँ पे कंफर्म है कि 10 अगर होगा तो 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड, 7 साइड, 8 साइड, 9 साइड, ओके, एंड 10 साइड. देखो तो टोटल डायगोनल्स कितने हो गए 5, और टोटल साइड्स कितने हो गए यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, और डायगोनल्स भी 5, इसीलिए टोटल 10 लाइंस. तो 10 लाइंस को यहाँ अरेंज किया इस फिगर में, तो 10 लाइंस में 5 साइड्स बने और 5 डायगोनल्स बने. अब सवाल ये है पॉइंट क्या है, मैं किन बातों पे फोकस करना चाहता हूं, क्या बताना चाहता हूं यहाँ पे. तो मैं ये बताना चाहता हूं यहाँ कि जब हम देखते हैं इस तरह के फिगर्स ना पॉलीगन्स में, तो पॉलीगन्स में जितने पॉइंट्स होते हैं, तो अगर हम उन पॉइंट्स को, नंबर ऑफ पॉइंट्स को देखें, तो उनसे जो फिगर आप बनाओगे उन फिगर्स में सेम नंबर ऑफ साइड्स होगा. मतलब कि अगर मैं यहाँ पे 3 पॉइंट्स को देख रहा हूं, तो यहां जो फिगर बनेगा उस फिगर में 3 साइड्स ही होंगे, ठीक है. जैसे मैं यहाँ 4 पॉइंट्स को यूज कर रहा हूं, तो 4 पॉइंट से जो फिगर्स बना सकता हूं मैं, उसमें 4 साइड्स ही होंगे, लाइंस नहीं कह रहा हूं मैं, 4 साइड्स. देखो 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, बाकी 2 तो डायगोनल्स हैं यहाँ पे, ठीक है. उसी तरह अगर यहाँ पे पेंटागन में 5 पॉइंट्स थे, 1 2 3 4 5, तो 5 पॉइंट्स में, यहाँ 5 पॉइंट्स में क्या हुआ कि 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड्स, तो 5 पॉइंट्स थे तो 5 साइड्स था. इसका मतलब सारे पॉलीगन्स में हमें बस ये देखना है कि अगर हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं तो 5 साइड्स वाला पॉलीगन पेंटागन, 6 पॉइंट्स हैं तो 6 साइड्स वाले पॉलीगन हेक्सागन, 3 पॉइंट्स हैं तो 3 साइड्स वाला पॉलीगन ट्रायंगल, फिर क्वाड्रिलेटरल 4 पॉइंट्स वाला, इस तरह से बनता है. जितने पॉइंट्स उतने साइड वाला आपको पॉलीगन बन जाएगा, बहुभुज जिसको कह रहे हो. अब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक ऐसा ही एग्जाम्पल उठाता हूं, ठीक है, तो कई बार हमसे पूछते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे पता चले. तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना आसान था पता करना कि तुमको पहले से ही अब पता चल चुका है कि तुम्हारे पास अगर 4 पॉइंट्स हैं तो कंफर्म है कि 4 अगर पॉइंट्स हैं तो ऐसा पॉलीगन तुम्हारे पास होगा जिसके साइड्स 4 होंगे, और जो कि तुम्हें यहाँ पे दिख भी रहा है, ठीक है, दिख भी रहा है. लेकिन जैसा कि हमने यहां देखा कि 4 पॉइंट्स को 4c2 करने पर टोटल नंबर ऑफ जो लाइंस बने
दो दो पॉइंट्स को यूज करने पे टोटल नंबर ऑफ लाइंस बने 6, और इसीलिए टोटल नंबर ऑफ लाइंस बना यहाँ पे 6। और हमने क्या देखा कि 6 में 4 जो लाइंस थे वो तो साइड्स ऑफ पॉलीगन ही थे, बाकी जो ये दो लाइंस थे ना ये डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन हो गए, मतलब डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे हो गए, ठीक है ना, ओह सॉरी, डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो गए ना। तो अगर तुमसे किसी ने पूछा कि देयर आर 4 पॉइंट्स गिवन, how many diagonals how many diagonals can be seen in the polygon formed here, or figure formed here, if there are 4 points, how many diagonals will be in the figure made by these 4 points, कि 4 पॉइंट्स हैं तो 4 पॉइंट से बनने वाला जो भी फिगर होगा उसमें डायगोनल्स कितने होंगे। तो कितना सिंपल हो गया, इसमें डायगोनल कितने थे, 2 थे। तो अगर 4 पॉइंट्स होंगे, समझने वाली बात यह है कि अगर 4 पॉइंट्स होंगे तो जो फिगर बनेगा वो 4 साइडेड फिगर होगा, ठीक है। तो 4 साइडेड फिगर होगा तो उसमें 4 साइड्स होंगे, बाकी जो बचा वो डायगोनल होगा। तो मुझे बस इतना पता कर लेना है कि आखिर इसमें टोटल लाइंस कितने हैं। तो टोटल लाइंस तो जब हमने 4 पॉइंट्स में दो दो पॉइंट्स कनेक्ट किया तो टोटल लाइन 6 है, और इस टोटल लाइन 6 में से, समझना बच्चे, इस टोटल लाइन 6 में से चूंकि 4 पॉइंट्स थे तो 4 साइड्स होंगे, तो जैसे ही मैं 6 में 4 साइड माइनस करता हूं तो ये जो बचता है 2 ना, यही 2 होगा टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स। यही 2 क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स। मतलब पहले तो ये देखो कि टोटल लाइंस कितने बन सकते हैं इन 4 पॉइंट्स को यूज करके, 4 पॉइंट्स में 2 पॉइंट्स को यूज करके, ठीक है। और उसके बाद जितने भी लाइंस बन सकते हैं उनमें से नंबर्स ऑफ साइड्स को माइनस कर दो, और नंबर्स ऑफ साइड्स है क्या, जितने पॉइंट्स हैं उतने ही साइड्स हैं। तो इसीलिए अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस बनता है 4c2, तो उसमें से अगर मैं 4 पॉइंट्स को माइनस कर दूं, 4 पॉइंट्स को, तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स अपने आप तुमको मिल गया 2। यहाँ पे 4c2 इज 6 माइनस 4 इज 2। तो इसका मतलब इन शॉर्ट अगर मैं इसको मैं किसी फॉर्मूला में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो फॉर्मूला में कन्वर्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आपको पता नहीं है, ठीक है। अगर आपको किसी ने कहा यहां तो 4 पॉइंट्स था, किसी ने कहा कि वी हैव n नंबर ऑफ पॉइंट्स, हाँ, सो वी हैव n नंबर ऑफ पॉइंट्स, सो if you have n number of points, what the polygon, that means a figure will be formed with this n number of points, how many sides will be there in this given figure with n number of points. So definitely n sided figure, this will form this will give you an n sided figure। मतलब जितने पॉइंट्स होंगे, सपोज n पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो n पॉइंट्स हैं, तो ये n पॉइंट जो फिगर बनाएगा उसमें n साइड होगा, ठीक है। तो अब मैं ये देखना चाहता हूं, मुझसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स in which what will be the total number of diagonals if there are n points and n points form a figure, means using n points to form a figure, how many diagonals will be there in figure। ये सिंपल क्वेश्चन समझ में आ गया कि अगर कुल n पॉइंट्स हैं, n बिंदु हैं, तो उससे जो फिगर फॉर्म्ड होगा उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होगा, विकर्णों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि दो पॉइंट्स को यूज करके टोटल साइड्स कितने आते हैं। तो nc2 अगर मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, यहां 4 पॉइंट्स था तो 4c2 टोटल नंबर ऑफ साइड्स तुमने निकाल लिया, और जब 4c2 टोटल नंबर ऑफ साइड्स निकाल लिया, उसमें से टोटल नंबर ऑफ 4c2 में टोटल नंबर ऑफ लाइंस तुमने निकाल लिया, उस टोटल नंबर ऑफ लाइंस में कितने साइड्स थे, 4 साइड्स थे, तो 4 जैसे ही मैंने माइनस कर दिया तो जो बचा वो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स हो जाता है। सेम चीज यहां करो कि n पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स को उठाया, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस बना nc2, और nc2 में से मैं अगर n माइनस कर देता हूं, क्यों n करूंगा, क्योंकि n पॉइंट से जो भी फिगर बनेगा उसमें साइड्स तो n ही होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स अपने आप आ जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में अगर टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स तुम निकालना चाहते हो, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इजीली सॉल्व कर देंगे, किसे, nc2 माइनस n को, लाइक
NC2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, NC2 हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस n। अच्छा, n फैक्टोरियल को अगर मैं लिखना चाहूं n फैक्टोरियल को, तो मैं लिख सकता हूं n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 इंटू n, ठीक है, अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ पे माइनस n। देखो तो बेटा क्या हो रहा है, n माइनस 2 फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, ये वाला 2 जो है n से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, मान लो। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, ये हो गया n इंटू एन, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ n इंटू एन, एन स्क्वायर माइनस n। अच्छा, ये 2 यहाँ पे माइनस लिखूंगा और 2 इंटू एन इज माइनस 2n, नीचे में 2 तो रह ही जाएगा 2। अच्छा, माइनस n माइनस 2n इज माइनस 3n, ठीक है। तो n स्क्वायर माइनस 3n डिवाइडेड बाय 2, इसमें से n अगर मैं कॉमन ले लूं क्या होगा, n इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये देखो तो फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला, ठीक है। NC2 मैंने क्या किया, देखा कि टोटल कितने पॉइंट्स थे, तो टोटल n पॉइंट्स थे, मैंने दो दो पॉइंट्स को उठाया, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस इतने बन सकते थे, और n पॉइंट से जो भी फिगर बनेगा उसमें टोटल नंबर ऑफ साइड्स n होगा। तो जैसे ही मैंने माइनस किया, इसको सॉल्व किया, वी हैव गॉट और रिजल्ट एज n इंटू एन माइनस 3/2, और यही फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स का। तुम हर जगह पढ़ते हो ना ये फॉर्मूला, रीजनिंग विजनिंग हर जगह पढ़ते हो, तो कहाँ से आया नंबर ऑफ डायगोनल्स का ये फॉर्मूला, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का, नंबर ऑफ डायगोनल्स का जो ये फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, यहीं से परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन से आता है, ठीक है बच्चे, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन से आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं देता हूं इस पे, a figure has a figure has 20 diagonals, a figure has 20 diagonals, find, a figure has 20 diagonals, find और फाइंड छोड़ो, नेम द फिगर, नेम द फिगर, ठीक है बेटा, नेम द फिगर, अ फिगर हैज 20 डायगोनल्स, नेम द फिगर। कितना सिंपल क्वेश्चन है ये चीज। अब इसके लिए क्या कौन सा मतलब पहाड़ उखाड़ना पड़ेगा, इतनी मेहनत तो है नहीं इसमें, सिंपल हो गया कि आपको फॉर्मूला तो समझ में आ ही गया, फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट हुआ है, अगर आपको वो चीज समझ में आ गया तो अब आपको इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ डायगोनल्स होता है n इंटू एन माइनस 3/2, ठीक है, होता है ना। और कैसे फॉर्मूला आया वो मैंने इसलिए दिखा दिया कि अब तुम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा n इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू 20 डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला डाला जो कि 20 डायगोनल्स के इक्वल आया। तो n इंटू एन माइनस 3 हो गया हमको 2 इंटू 20 40। अब मैं 40 को ऐसे ब्रेक करूंगा ना, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बने में चेंज करके तो सॉल्व कर ही सकते हैं, लेकिन एक काम करते हैं ना, उतना क्यों करें जब हमें पता है कि 40 को मैं ऐसे स्प्लिट करूंगा कि अगर जो नंबर यहाँ आएगा उससे 3 कम यहाँ पे आ जाए, मतलब ये एक प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हो विच आर एट अ डिफरेंस ऑफ 3, है ना। तो अगर मैं 40 को यहाँ डिवाइड करता हूं तो ये 40 डिवाइड हो जाता है 8 इंटू 5 में, ठीक है, 8 इंटू 5। अब 8 इंटू 5 में अगर डिवाइड होगा तो देखो तो n अगर 8 होगा तो ये 8 माइनस 3 क्या होता है, 5 ही तो होता है, 8 इंटू 5, है ना। तो इसका मतलब 40 इज 8 इंटू 5। तो इस सिचुएशन में अगर हम n 8 को मानेंगे तो n माइनस 3 हो जाएगा 5। तो n इक्वल टू 8, इसका मतलब एक ऐसा फिगर बनने वाला है जिसमें n 8 हो, और n 8 का मतलब होता है ऐसा फिगर, ऐसा पॉलीगन, ठीक है।
जिसको ऑक्टा नाम से जाना जाए। तो इसका मतलब n इक्वल टू एक, मतलब एक ऐसा फिगर जिसमें 8 साइड्स हों, 8 साइड्स हों, और इसीलिए उस फिगर का नाम होगा ऑक्टागन। ठीक है, हिंदी में कहेंगे अष्टभुज, ऑक्टागन। चलो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग। रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशंस वगैरह हम करेंगे, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशंस वगैरह करेंगे। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ बेटा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को चाहता हूँ अच्छे से देखो, सॉल्व करेंगे, बहुत इंजॉय करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। ठीक है, ये तुम्हें एक बात बता दूं आगे बढ़ने से पहले, ये जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी जेईई। ठीक है, और मैंने इसको क्यों चूज किया है, जेईई 2017, वो भी बहुत पीछे के साल का नहीं है, 2017 में आया हुआ है जेईई में, आईआईटी में 2017 में। और आईआईटी 2017 में आया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे यूपीएससी सीसैट के लिए दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ज़रूरी है, सीखना है तो आपको सीखना ही पड़ेगा। तो इससे तुम्हें पता चल रहा होगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आईआईटी का सिलेबस है कि किसका है। भाई आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अ मैन एक्स हैज 7 फ्रेंड्स, 4 of them are ladies and 3 are men. His wife Y also has 7 friends, 3 of them are ladies and 4 are men. Assume X and Y have no common friends. The total number of ways in which X and Y together can throw a party inviting 3 ladies and 3 men, so that 3 friends of each of X and Y are in this party. क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक से देखोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा। मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगा, तुम्हें टेक्निकली पूरा सॉल्व करना है और बताना है मुझे आंसर। मैं तुम्हें एक पूरी तरह से आइडिया जरूर दे दूंगा। ठीक है, आइडिया क्या दूंगा, मैं तुम्हारे साथ सॉल्व कर देता हूँ, लेकिन पूरा का पूरा सॉल्यूशन देना है तुम्हें कमेंट बॉक्स में। अ मैन एक्स हैज 7 फ्रेंड्स, 4 ऑफ देम आर लेडीज एंड 3 आर मैन। देखो, ओहो मुझे आगे लिखना पड़ेगा, चलो कोई नहीं। एक्स है ना, एक्स के 7 फ्रेंड्स हैं, एक्स के 7 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, इसमें मैन है, लेडीज है, वाई के 7 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, फ्रेंड्स हैं, इसमें भी मैन है, लेडीज है। मैन और लेडीज का रिवर्स है नंबर, ठीक है ना, यहां बताया गया। एक्स के जो फ्रेंड्स हैं, 7 फ्रेंड्स, उसमें 4 लेडीज हैं एंड 3 मैन है। 4 लेडीज हैं और 3 मैन है। ठीक है बेटा, और ठीक इसका उल्टा, वाई के जितने फ्रेंड्स हैं उसमें मैन 4 हैं, लेडीज 3 है। 3 of them are ladies and 4 are men। ठीक है, अच्छा, एज्यूम एक्स एंड वाई हैव नो कॉमन फ्रेंड्स, मतलब दोनों में कोई ऐसा भी पर्सन नहीं है जो कॉमन है, क्योंकि कॉमन होता तो फिर हमें वो देखना पड़ता और उसे निकालना पड़ता अलग, है ना। नो कॉमन फ्रेंड्स, तो the total number of ways in which X and Y together can throw a party inviting 3 ladies and 3 men, so that 3 friends of each of them X and Y are in this party। कहा जा रहा है कि X और Y मिलकर एक पार्टी देना चाहते हैं, ठीक है, तो लेकिन उस पार्टी में 7 अपने फ्रेंड को X और 7 अपने फ्रेंड को Y नहीं बुला सकता है, वो केवल 6 लोग को टोटल बुला सकते हैं। और इस 6 लोगों में X अपने किसी भी 3 फ्रेंड्स को बुला ले और Y अब किसी भी अपने 3 फ्रेंड्स को बुला ले। ये जरूरी है कि X के 3 फ्रेंड्स आए और Y के 3 फ्रेंड्स आए, मतलब टोटल 6 फ्रेंड्स आए। ठीक है, ये जरूरी है, और 6 फ्रेंड्स टोटल लाना है, 3 जिसमें 3 लेडीज है ना। Y टुगेदर कैन थ्रू अ पार्टी इनवाइटिंग 3 लेडीज एंड 3 मैन। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, जब मैंने बोला 6 लोगों को बुलाया जाए तो X कोई भी 3 लेकर आए, कोई भी Y कोई भी 2 लेकर आए, ठीक है, लेकिन इसमें एक बात तय होना चाहिए, हाँ, कि उस पार्टी में 3 लेडीज का होना जरूरी है और 3 मैन का होना जरूरी है। चाहे कोई भी
नंबर कितने भी नंबर ऑफ लेडीज लेकर आए और कितने भी नंबर ऑफ मैन लेकर आए, लेकिन जब एड अप होगा उस पार्टी में तो 3 लेडीज होना जरूरी है और 3 मैन होना जरूरी है। ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं देखूंगा सिचुएशंस। ठीक है, हाउ ये सिचुएशन कैसे गाइडेड होंगे होगा। जैसे मेरा सिचुएशन ये कहता है कि इस पार्टी में 3 लेडीज प्लस 3 मैन का होना जरूरी है। ठीक है, तो कितने सिचुएशंस बन सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक सेकेंड बच्चे, हाँ, कितने सिचुएशंस बन सकते हैं यहाँ पे, अब आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, सिचुएशंस को समझना शुरू करो। फर्स्ट सिचुएशन, ठीक है, x इज हियर, y इज हियर। फर्स्ट सिचुएशन में ऐसा है, मान लो ये मैन है, ये लेडीज है, तो x एक काम करे, 3 मैन को ले आए। ठीक है, तो x मैक्सिमम x अपना 3 ले सकता है और y अपना 3 ले सकता है मैक्सिमम, चाहे वो मैक्सिमम मैन को ले आए या मैन और वुमेन दोनों को मिक्स करके ले आए। तो मान लो x ने अपने सारे मैन फ्रेंड को ले मैन फ्रेंड को ले आया है, मेल फ्रेंड को ले आया है। ठीक है, तब वो लेडीज को नहीं ला पाएगा। ठीक, तो जब मैन 3 आ ही गए हैं पार्टी में, तो अब वाई किसी भी मैन को तो नहीं ला पाएगा, 0 मैन, तो इसका मतलब वाई 3 लेडीज को लेके आएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, वाई उसकी उसकी वाइफ है। ठीक है, तो वाई, ठीक है, अगर एक्स 3 मैन को लेकर आया है, ठीक है, तो वाई 3 लेडीज को लेकर आएगी। ये फर्स्ट सिचुएशन बना। ठीक है, अच्छा सेकंड सिचुएशन की बात करते हैं। सेकंड सिचुएशन में भी अगर यहाँ पे एक्स है, ठीक है, एक्स है, वाई है, सेकंड सिचुएशन, सेकंड वन। अच्छा, मैन और लेडीज यहां भी है, तो इस सिचुएशन में अगर मैन एक्स लेडीज, अगर एक्स लाता है 2 मैन, ठीक है, और एक्स 3 ला सकता है टोटल अपने फ्रेंड्स को, तो एक्स अगर 2 मैन लेकर आएगा तो एक लेडी को वो इनवाइट कर सकता है, 3 पूरे हो गए। तो उस सिचुएशन में अगर 2 मैन यहां से आ ही चुका है, तो वाई वो अपने कितने मैन फ्रेंड को बुला सकती है, ओनली 1, क्योंकि एक्स ने अपने 2 मैन फ्रेंड को बुला लिया, तो वाई अपने एक ही मैन फ्रेंड को बुला सकती है, क्योंकि 3 मैन से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, उसी तरह अब एक्स ने 2 मैन बुला लिया, तो अब वो लेडी एक ही बुला सकता है, लेकिन वाई अब 2 लेडीज को बुला सकती है। हाँ, ताकि एक्स के यहां भी 3 फ्रेंड्स हो गए और वाई के यहां भी 3 फ्रेंड्स हो गए। ठीक है, और नंबर ऑफ मैन 3 हो गए, नंबर ऑफ वुमेन 3 हो गए, मतलब नंबर ऑफ लेडीज 3, नंबर ऑफ मैन 3, जो कि यहां पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा सिचुएशन। अच्छा, तीसरा सिचुएशन, थर्ड वन। थर्ड में भी अगर मैं मेल और फीमेल लिखूंगा, तो थर्ड सिचुएशन में क्या है, ये है एक्स, तो एक्स इस बार अगर मान लो 1 मैन को बुला पाता है, ठीक है, तो 2 लेडीज को बुलाएगा ताकि वो उसके 3 फ्रेंड्स हो जाए पूरे। उसी तरह अगर मैं y की बात करूं, ठीक है, y की बात करूं, तो y अगर x एक मैन को बुलाता है, तो y कैन इनवाइट 2 मैन फ्रेंड्स। ठीक है, 2 मैन फ्रेंड्स, एंड देन y कैन ओनली इनवाइट 1 लेडी फ्रेंड, ताकि ये भी ऐड होके 3 हो जाए, ये भी ऐड होके, मतलब यहां क्वेश्चन सिंपल था कि x अपने 3 ही फ्रेंड्स को बुला सकता है, चाहे मैन को बुलाओ, चाहे लेडीज को बुलाओ, चाहे दोनों को मिला के बुलाओ। ठीक है, और y भी अपनी 3 फ्रेंड्स को ही बुला सकती है। ठीक है, फोर्थ वन, एक्स वाई
मैन लेडीज। अब देखो तो इस सिचुएशन में ये पूरा हो गया। तो पहला सिचुएशन था कि एक्स ने अपने 3 मैन फ्रेंड को बुला लिया, इसीलिए वाई ने अपने 3 लेडीज फ्रेंड को बुलाया। बट इसका अगर इसका उल्टा हो जाए, ठीक है, कि वाई अपने 3 मैन फ्रेंड को बुला ले, ठीक है, तो एक्स अपने मैन फ्रेंड को नहीं बुला पाएगा, एक्स को अपने सारे लेडीज फ्रेंड को बुलाना पड़ेगा, ठीक है। और एक्स अगर अपने सारे लेडीज फ्रेंड को बुलाएगा तो वाई अपने लेडीज फ्रेंड को नहीं बुला पाएगी, ठीक है। ये 4 इस तरह के यहां पे हमारे पास क्रिएट हुए सिचुएशन, 4 सिचुएशन, ठीक है। अब इस 4 सिचुएशन को, इन 4 सिचुएशन में से या तो ये सिचुएशन होगा, समझना मेरी बात को, इन 4 सिचुएशन में से दिस सिचुएशन, वन सिलेक्शन, how many selection can be made na, in how many ways they can invite na, so they can invite in either this way or this way or this way or this way, ठीक है। और जब ये और की बात होती है तो और में क्या करते थे कि इस सिलेक्शन को या तो ये सिलेक्शन होगा, और जहां भी लगता था तो प्लस करते थे, है ना, या तो इस तरह से सिलेक्शन होगा या इस तरह से या इस तरह से या इस तरह से, और में प्लस करते थे। लेकिन अगर एंड होता तो मल्टीप्लाई, तो एंड कैसे होगा और कैसे होगा, तो ये चीज तुमको समझना पड़ेगा कि अगर मैंने पहला सिचुएशन लिया तो पहला सिचुएशन में 3 मैन एंड 3 लेडीज एंड, तो यहां तो मल्टीप्लाई होना ही पड़ेगा। कैसे, तो अब तुमको मैं समझाता हूं, इस चीज को तुमको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से देखना, सारे सिचुएशन को समझो। मैं सारे सिचुएशन को यहां पे घेर देता हूं। दिस दिस इज फर्स्ट सिचुएशन, दिस वन इज फर्स्ट सिचुएशन, ठीक है। आफ्टर दैट दिस इज सेकेंड सिचुएशन, ठीक है। आफ्टर दैट दिस इज थर्ड वन, एंड देन दिस इज फोर्थ वन, फोर्थ सिचुएशन, ठीक है ना बच्चे। अब आपको ये सिलेक्शन करना है, ठीक है। अब आपको ये सिलेक्शन करना है कि अगर मान लो ये वाला सिचुएशन होता है, तो पहला सिचुएशन को अगर देख लो कि अगर मैं 3C3 करता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे सिचुएशन में लेडीज कितनी है, 3 लेडीज है, और 3 लेडीज में से तीनों सेलेक्ट किया तो 3C3 वेज में, ठीक है। अच्छा 3C3 क्या होता है, 1 into 1, ये एक वन वे हो गया, राइट। सेकेंडली अगर मैं दूसरा सिचुएशन को यहाँ पे देखूं, तो दूसरे सिचुएशन को समझना कि अगर मैन 3 है, 3 मैन में से 2 मैन का सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो 3 मैन में से 2 का सिलेक्शन 3C2, ठीक है। और साथ ही साथ 3C2, साथ ही साथ यहाँ पे 1 लेडी का सिलेक्शन करना है, और यहाँ पे लेडीज कितनी है, एक्स के फ्रेंड्स में 4 लेडीज हैं, तो 4C1, ठीक है। 3C2 इंटू 4C1, तो ये सिलेक्शन हो गया एक्स के फ्रेंड्स का, 2 + 1 ये एक्स के फ्रेंड का सिलेक्शन हो गया। अब इसी में मैं मल्टीप्लाई कर दूं वाई के फ्रेंड्स का, देखो वाई में 1 मैन चूज करना होगा 4 मैन में से, तो अगर 1 मैन चूज करना होगा 4 मैन में से तो 4C1 वे में होगा, एंड 2 लेडीज चूज करना होगा 3 लेडीज में से, तो 3C2 वेज में होगा, ठीक है। अब मैं 1 by 1 इसको सॉल्व करूंगा। अभी थर्ड देख लो, थर्ड में क्या है, यहां थर्ड में 1 2 2 1, तो मैन है यहाँ 3, तो 3C1 इंटू लेडीज 2, तो 4 लेडीज में से 4C2 लेडीज का सिलेक्शन हुआ। अब इधर से एक्स के फ्रेंड का हो गया, वाई के फ्रेंड का, 4 मैन में से 2 मैन, 4C2 इंटू 3 लेडीज में से 1, 3C1, ये तीसरा वाला हो गया केस। एंड लास्ट वन इज फोर्थ वन, मैं यहां पे लिख देता हूं फोर्थ वन, सबको सॉल्व करेंगे और ऐड कर देंगे। फोर्थ क्या था बच्चे, 3 मैन है एक्स के फ्रेंड में, उसमें से 0 का सिलेक्शन, 3C0 मल्टीप्लाई एक्स के 4 लेडीज फ्रेंड है जिसमें 3 का सिलेक्शन,
4C3 मल्टीप्लाई y के, अब देखता हूं y के 3 मैन फ्रेंड का इनवाइट किया गया है और टोटल 4 मैन फ्रेंड्स हैं y के, तो 4C3 और y के लेडीज फ्रेंड में 0 लेडीज फ्रेंड को इनवाइट किया गया है और टोटल 3 लेडीज फ्रेंड है y के, तो 3C0। ये चार तुम्हारे पास, चार होंगे तुम्हारे पास चार तुम्हारे पास सिचुएशंस हैं और इन चार सिचुएशंस को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आंसर निकल आएगा, जिसमें से पहले सिचुएशन को तो मैं निकाल ही चुका हूं। 3C3 का मतलब होता है 1, ठीक है, और 1 इंटू 1 1 ही होगा। ये तो हो गया पहला एक सिचुएशन। अच्छा, अब दूसरे सिचुएशन की बात करते हैं। पहले तो मैं 3C2 निकालूंगा, फिर 4C1 निकालूंगा। अगर ये निकाल लूंगा सेम यहां भी वैल्यू आएगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 3C2 4C1 एक बार करते हैं बच्चे, देखो तो 3C2 ओहो 3C2 एंड 4C1। 3C2 का मतलब क्या होता है 3 फैक्टोरियल अपॉन 2, मतलब मैं सीधा लिख देता हूं, तुम सॉल्व करना। ये होता है 3 एक सेकेंड 3 मल्टीप्लाई और 1, इसका जो डिफरेंस होता है ना 3 माइनस 2, ये होता है 1, इसीलिए 1 नहीं लिख रहा हूं। 3C2 मतलब 3। अच्छा 4C1 में क्या क्या होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 4, ठीक है, तो 4 इंटू 3 क्या होता है 12, 4 इंटू 3 12। अच्छा अगर ये 12 हो गया 3C2 4C1, ठीक है 12, तो ये 12 तो ये भी 12, तो 12 इंटू 12 क्या होगा 144, 144। तो दूसरे का तुमने सॉल्व किया तो 144। अच्छा उसी तरह 3C1 और 4C2। अच्छा 3C2 अगर होता है यहां पे सॉल्व करने के बाद 3, तो 3C1 भी तुम्हारा 3 ही होगा, क्योंकि NCR इक्वल टू NCN माइनस R के इक्वल होता है। बट यहां पे सॉल्व कर देता हूं मैं 3C1 और 4C2, तो यहां 3C1 ये सॉल्व करके ये आया था। अच्छा 3C1 4C2, 3C1 मतलब 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो देखो 3 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब ये हो गया 2 फैक्टोरियल इंटू 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 3, क्योंकि 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे 24/4 6 कितना आ गया 18, तो इसको सॉल्व किया तो 18। अगर तुमने इसे सॉल्व किया बच्चे, तो अगर इसको सॉल्व करके 18 आया है 3C1 इंटू 4C2, तो ये भी सॉल्व करके 18 आएगा 3C1 4C2, तो 18 इंटू 18, 18 इंटू 18 इज 324, है ना। 64 एंड 18 प्लस 8 26, यस 324। 18 का वैसे भी स्क्वायर याद रखो, ठीक है, 18 का स्क्वायर इज 324। अच्छा लास्ट वन 3C0। अब 3C0 अगर हम लोग करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 1। कैसे, क्योंकि 3 फैक्टोरियल याद रखना, 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 0 इज 3 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल इज 1, ये तो कट गया, 0 फैक्टोरियल इज ऑलरेडी 1, तो ये 1 इसकी वैल्यू आ गई। मल्टीप्लाई 4C3, तो 4C3 क्या होता है, अभी अभी सॉल्व करके दिखाया था, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, एंड 4 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 3 फैक्टोरियल इंटू 4, और नीचे तो 3 फैक्टोरियल था, 1 तो हटा ही दो, तो ये क्या आ गया 4, तो 1 इंटू 4 इज 4। और उसी तरह अगर ये 4 तो ये भी 4 इंटू 1 इज 4, ठीक है, तो ये 4 और ये 4 मिलके कितना 4 मल्टीप्लाई 4 मिलके 16, ठीक है, तो ये तुमको आ गया 16। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल देखूं, ठीक है, टोटल देखूं तो यहां सिचुएशन ओवरऑल जो सिचुएशन निकल के आएगा वो क्या होगा कितना था टोटल 16। ये जो आएगा टोटल निकल के, तो मैंने क्या बोला था, दिस और दिस और दिस और दिस, तो सबको ऐड करोगे, तो सबको जब ऐड करोगे तो यहाँ आ गया 1
यहाँ आ गया 144, यहाँ 324 और फाइनली 16। मैंने सबको ऐड कर दिया। 1 टोटल अगर मैंने ऐड कर दिया तो 1 प्लस 144 प्लस 324 प्लस 16। चलो ऐड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 5 4 9 प्लस 6 15। अच्छा 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8 and finally 1 plus 3 4, it is 485. So their total number of ways of inviting 6 friends overall, in which 3 ladies and 3 men will be there, and 3 friends of each x and y will be invited. So in how many ways? So it is 485 ways. A is the correct answer. ठीक है बच्चे, तो इस तरह से क्वेश्चंस हम लोगों को करना होता है। अगर हम लोग अच्छे से समझ जाएं चीज़ों को तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कॉम्बिनेशंस। अभी कहने को तो ये जेईई का क्वेश्चन है 2017 में आया हुआ, लेकिन क्या था इसमें बस हम लोगों को यहाँ ठीक से तरीके से, ठीक है, एक बार आपने सही तरीके से इसको अरेंज करके लिख दिया कि देखो कौन कितने सिचुएशंस हैं, एक्स के लिए, वाई के लिए कितने फ्रेंड्स थे एक्स के, कितने फ्रेंड थे वाई के, कितने फ्रेंड्स का सिलेक्शन करना है, कितने लेडीज का, कितने मैन का, ठीक है। तो मैक्सिमम इस एक्स कितना इनवाइट कर सकता है, मैक्सिमम वाई कितना इनवाइट कर सकती है। तो हमने इनमें जो यहाँ देखा 4 डिफरेंट सिचुएशंस बन सकता था। हमने चारों सिचुएशंस को अलग अलग, या तो इस सिचुएशन में ऐसे इनवाइट कर सकते हैं, और सेकेंड सिचुएशन में दिस वे इनवाइट कर सकते हैं, आइदर दिस वे इनवाइट कर सकते हैं और डैट वे इनवाइट कर सकते हैं। तो जहाँ भी और आया, अगर हमने पहले सिचुएशन को सॉल्व कर लिया, दूसरे को सॉल्व कर लिया, तीसरे को कर लिया, फोर्थ को कर लिया, तो ये सब और आया ना, तो इस सिचुएशन में जो आएगा नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ये 1 हो जाएगा। फिर अगर ये सिलेक्शन हुआ तो हुआ, अगर ये सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम ये वाला सिलेक्शन करेंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस दिस नंबर ऑफ वेज प्लस दिस नंबर ऑफ वेज प्लस दिस नंबर ऑफ वेज प्लस दिस नंबर ऑफ वेज। इसीलिए हमने सिलेक्शन यहाँ पे करना शुरू किया। तो जब हमने सबको सेलेक्ट कर लिया, टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल लिया, एंड देन वी हैव एडेड, वी गॉट आवर आंसर फाइनली। ठीक है, तो चलो बच्चे, काफ़ी लंबी क्लासेस आज हो गई है, और मैं अभी ऑफलाइन क्लास से छूट के आया हूँ, तो मेरी भी आज बहुत सारी क्लासेस हो गई है। तो कई बार चीज़ों को समझाना थोड़ा सा, मतलब कभी बहुत फास्ट लगेगा कि सर आ रहे हैं बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, बहुत फास्ट है, मतलब फुल एनर्जी के साथ है। कभी कभी लगेगा कि नहीं सर धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। इसका भी रीज़न यही है कि बहुत क्लासेस हो जाती है बच्चे, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट दिखता है। बट डोंट वरी, उस पर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, क्योंकि हमें आदत है, हम मेंटेन कर लेते हैं इतना। तो चलो, बस जाने से पहले एक ही बात बताऊंगा कि किसी को भी अगर ऐप डाउनलोड करना है तो कुमार मैथमेटिक्स, मेरा जो कुमार मैथमेटिक्स ऐप है, उसमें सारा सब्जेक्ट जो इस रिलेटेड, मतलब कंपटीशन में जो मैथ्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें आएंगी, या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या लॉजिकल रीजनिंग, तो इसके लिए कुमार में, या फिर कॉम्प्रिहेंशंस इंग्लिश जो तुम पढ़ते हो, तो ठीक है, तो इंग्लिश तो फुल कोर्स में तुमको इंग्लिश वगैरह भी वहाँ उसी में मिल जाएगा। तो कुमार मैथमेटिक्स ऐप, ठीक है, अगर तुम इसका डाउनलोड करना चाहते हो तो इसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें डिस्क्रिप्शन में तुम देखोगे। और इसके साथ साथ जो बच्चे यूपीएससी सीसैट की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी सीसैट 2025 के लिए एस्पायर कर रहे हैं, तो निर्भीक 2.0 नाम से फुल सीसैट फॉर 2025 का बैच है। इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर चुके हैं, है ना। तो जो एंड्रॉयड यूजर्स हो ना, एंड्रॉयड, तो एंड्रॉयड यूजर्स एक काम कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से ये डाउनलोड कर लेंगे, प्ले स्टोर से, ठीक है। लेकिन iOS यूजर्स को करना क्या होता है, उनको क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करना है, क्लास प्लस ऐप। और जब डाउनलोड कर लोगे तो उसमें मेरा ORG कोड तुमको देना है। ORG कोड जैसे ही दोगे ना, ORG कोड, उसमें ORG कोड डालोगे। मेरा ORG कोड है UOPD
डिस्क्रिप्शन में ये सब सब लिखा हुआ है बच्चे। जैसे ही डालोगे कि कुमार मैथमेटिक्स ऐप, अपने आप उसमें भी खुल जाएगा, मतलब आईफोन वगैरह में भी खुल जाएगा। तो कोई बच्चा अगर मुझसे जुड़ना चाहता है, कुमार मैथमेटिक्स डाउनलोड करना चाहता है कुमार मैथमेटिक्स के थ्रू, तो गाइज करो, अपने दोस्तों को भी बताओ, इस क्लास के बारे में बताओ, मेरे ऐप के बारे में बताओ, ठीक है, और खुद भी पढ़ो, है ना। और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो डू आस्क मी, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, एंजॉय, सी यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।